इस महापर्व में बहुत ही कम समय बचा हुआ है, इसीलिए अभी भी आपके पास समय है। अपने घर से निकलिए, अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए और देश के विकास के लिए वोट करने जरूर जाइए। तो चलिए देखिए, चर्चा लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं और हमारे सहयोगी ललित ने भी ज्वाइन कर लिया है। और चलिए मेहमानों का एक बार फिर से आपसे परिचय कराते हैं। हमारे साथ जितेंद्र मिश्रा एमपी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही हमारे साथ अजय धवले जी जुड़े हुए हैं, एमपी बीजेपी प्रवक्ता हैं। छत्तीसगढ़ से भी हमारे साथ राजनीतिक मेहमान जुड़े हुए हैं लगातार, मुकेश शर्मा बीजेपी की ओर से और अजय साहू हमारे साथ कांग्रेस की ओर से जुड़े हुए हैं। और चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अजय जी, क्या कहेंगे आप, कितनी टेंशन लग रही है? और चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटी सी प्रतिक्रिया पहले अजय जी से लेते हैं। जी, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। हमारी सरकार ने जो काम किए हैं, कांग्रेस पार्टी ने जो 5 गारंटियां लोगों को दी है, हमें भरोसा है कि देश के हालात आज जिस तरीके से हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास अपने 10 वर्षों के कार्यकाल के विषय में बोलने का कुछ नहीं है। और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से तीसरे चरण का मतदान का समय नजदीक आने लगा तो प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर तनाव दिखने लगा और किस तरीके से उन्होंने मुद्दों से हट करके हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, मंगलसूत्र, मछली, मीट और ना जाने कहां चुनाव में इस तरीके की बातों को उन्होंने किया। जिन बातों का जिक्र कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में नहीं किया था, उन बातों को भी कांग्रेस के नाम से प्रचारित करने का काम इस देश की जनता के सामने, इस देश के इतिहास में पहली बार होगा कि देश के माननीय प्रधानमंत्री खड़े होकर के झूठ बोलने के स्तर तक आ गए हो। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अंडर करंट इतना है कि ये सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए मतदाता ने कमर कस ली है। मुकेश जी, बिल्कुल मुकेश जी, देखिए बड़े बड़े आरोप लगाए गए हैं, बड़े बड़े मुद्दे भी उठाए गए हैं। क्या ये चुनाव जो देखा, छत्तीसगढ़ की बात करें, एमपी की बात करें या फिर देश की उन 11 राज्यों की 93 सीटों की बात करें, केवल बयानबाजी के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आया? जनता से जुड़े हुए मुद्दे कहीं ना कहीं गायब नजर आए? मुकेश जी, कहते हैं ना कि वैसे तो पैरों के नीचे इनके जमीन ही कमाल है, फिर भी इनको यकीन नहीं। पूरे देश के अंदर में आप देखेंगे मोदी जी की गारंटी, मोदी जी के 10 साल के काम, और मैं तो छाती ठोक के कहता हूं इन 10 सालों में एक भी आरोप बड़े किसी घोटाले का नहीं लगा। जहां इसके पहले कांग्रेस की सरकार होती थी, घोटाले के ऊपर जमीन से लेकर आसमान तक घोटाले ही घोटाले। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर में भगदड़ की स्थिति है। स्वयं कांग्रेस के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। जनता कैसे करेगी? छोड़ के जा रहे हैं। इनके पूर्व मुख्यमंत्री छोड़ देते हैं, प्रवक्ता छोड़ देते हैं। अभी भी आज तक भी छत्तीसगढ़, लेकिन बीजेपी पर ही आरोप है कि बीजेपी की रणनीति ने, बीजेपी के दफ्तर में ये रणनीति बनती है। चलिए चर्चा लगातार करते रहेंगे। ललित के पास कुछ खबर आ रही है। बिल्कुल चर्चा हम करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, इसके लिए तमाम प्रकार की कोशिशें की गई है, जो कि लगातार हम बताते रहे प्रशासन की तरफ से भी और साथ ही साथ जो पार्टियां उनकी तरफ से भी कोशिशें की जाती रही हैं। राजधानी भोपाल में तेज गर्मी के बीच भी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। महिलाएं भी जागरूक नजर आई हैं। न सिर्फ मोदी फैक्टर बल्कि विकास को देखते हुए भी वोट डालने के लिए पहुंची और जायजा लिया हमारे सहयोगी प्रशंसा ने। तो मध्य प्रदेश की 24 की तीसरी लड़ाई 2 फेज हो चुके हैं और तीसरे फेज भी जो मतदान का समय वो लगभग खत्म होते जा रहा है। 6 बजने को है। आसपास कहीं आप हो तो तुरंत पहुंच जाइए मतदान स्थल और अपने अधिकारों का प्रयोग जरूर कीजिएगा। 6 बजे तक जो भी मतदान स्थल तक आ जाएगा, फिर भले ही कितना ही समय लगे, आप एक बार लाइन में लग जाएंगे तो आपको वोटिंग करने को मिलेगा। फिलहाल आप अगर आसपास हो तो तुरंत पहुंच जाइए। लेकिन एक जो है हम इस पर चर्चा लगातार जारी रहेगी, पल पल की अपडेट भी आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल एक हेडलाइन देख लेते हैं इस वक्त की ताजा। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का चुनाव खत्म। 11 राज्यों की 93 सीटों पर डाले गए वोट। अब मतदान केंद्रों में खड़े लोग ही डाल सकेंगे वोट। तीसरे चरण के लिए मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर भी वोटिंग खत्म। शाम 5 बजे तक 62% से ज्यादा मतदान। राजगढ़ में सबसे ज्यादा 72.08% वोटिंग। तो दिग्गजों ने किया जीत का दावा। छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर मतदान खत्म। शाम 5 बजे तक 66% से ज्यादा मतदान। रायगढ़ में सबसे ज्यादा 75.84% वोटिंग।
कर्णधार में पीएम मोदी का मेगा शो, बोले नामदार को हटाकर देश ने कामदार को बैठा दिया। अभी तो ये ट्रेलर है, भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। राजगढ़ में दिग्विजय सिंह ने निर्वाचन आयोग पर उठाए सवाल, निष्पक्ष चुनाव नहीं कराने का लगाया आरोप। कहा पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पंकज यादव को पुलिस ने किया नजरबंद। मतदान के बीच मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, कुछ इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश। सरगुजा में तूफान के कारण उड़े मतदान केंद्र के टेंट, तो सिवनी में मकान दुकान क्षतिग्रस्त। और केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया कोई फैसला। जमानत के बाद भी सरकारी काम में नहीं दे पाएंगे दखल। 9 मई या अगले हफ्ते होगी अगली सुनवाई। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज का चुनाव खत्म हो गया है। 11 राज्यों की 93 सीटों पर ये वोट डाले गए। मध्य प्रदेश की जिसमें 9 सीटें थी, छत्तीसगढ़ की 7। तो छत्तीसगढ़ का तो ये आखिरी संग्राम था। पूरे 11 हो चुके हैं और अभी मतदान परिसर में जो मौजूद हैं वो वोट डाल सकेंगे। तो मध्य प्रदेश में 5 बजे तक का प्रतिशत भी सामने आ गया है। 5 बजे तक का जो वोटिंग प्रतिशत है वो 62.28% रहा है। तो छत्तीसगढ़ में 5 बजे तक 66.87% मतदान रहा है। बिल्कुल, और देखिए ये महत्वपूर्ण आंकड़े आपको सबसे पहले बंसल न्यूज पर बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का चुनाव अब खत्म हो चुका है। तो 24 की तीसरी लड़ाई आखिरकार पूरी हुई, लेकिन इस लड़ाई का परिणाम क्या रहा, इसके लिए आपको इंतजार करना होगा 4 जून का। लेकिन अभी 24 की एक और लड़ाई बाकी है और हमारे साथ अब कोरबा से गौरव शुक्ला भी जुड़ रहे हैं और इसके साथ ही हमारे साथ विदिशा से रंजना दुबे भी जुड़ चुकी हैं। रंजना, विदिशा, बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। एमपी की सीटों में बात करें, यहाँ पर मामा वर्सेस दादा का मुकाबला है और इस बार कांग्रेस ने पूरे 39 साल बाद ये दाव चला है। क्या आप तस्वीरें देख पा रही हैं? अभी आप कहां पर मौजूद हैं और क्या आपने दिन भर में देखा? रंजना। साक्षी, विदिशा, लोकसभा सीट की बात कर ली जाए तो हाई प्रोफाइल सीट है और यहां से शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी से मैदान में है और कांग्रेस से प्रताप भानु शर्मा है। और इस सीट की अगर बात कर ली जाए तो इस बार शिवराज सिंह चौहान ने जीत के लिए साक्षी बहुत ज्यादा जोर आजमाइश की है और एक एक क्षेत्र को कवर किया। जनता के बीच वो पहुंचे थे, लगातार जो रोड शो और आम सभाएं की थी। लेकिन अगर आज की बात कर ली जाए तो बड़ी संख्या में जो वोटर्स हैं गर्मी के बीच में मतदान केंद्रों तक पहुंचे हैं और उन्होंने लगातार मतदान किया है। और यही वजह है, आप देखेंगे कि फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज के मुकाबले अगर इस बार देखा जाए तो मतदान प्रतिशत थोड़ा सा बढ़ा हुआ नजर जरूर आया। विदिशा लोकसभा सीट में शाम 5 बजे तक 69.20% जो मतदान है वो हुआ है। और साल 2019 की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 71% से ज्यादा जो मतदान हुआ था। तो जब 7 बजे तक मतदान का टोटल आएगा उसके बाद आएगा तो ये कहा जा सकता है साक्षी की 71-72% तक जो विदिशा लोकसभा सीट का जो वोटिंग प्रतिशत है वो पहुंच सकता है। रंजना, मेरा आपसे एक सवाल था। रंजना, मेरा आपसे एक सवाल था। सवाल ये था कि उस विदिशा रायसेन लोकसभा सीट को मैंने भी बड़े नजदीक से देखा, तो क्या महिलाओं की जो संख्या, दोपहर में आप जब बात कर रही थी तो महिलाओं की संख्या वहां ज्यादा नजर आई है और शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने महिलाओं के लिए काफी कुछ काम किया है, तो क्या पुरुष के बनस्पत महिला वोटर्स ज्यादा दिखाई दी? और यदि ऐसा होता है तो शिवराज जी जो एक दावा कर रहे थे कि ये इतिहास रचेंगे, सुबह आप साधना जी से बात कर रही थी वो भी यही कह रहे थे, तो क्या इस तरफ कुछ इशारा दिखाई देता है? लेकिन 4 जून को आएंगे परिणाम, कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब बात हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि लगभग मतदान संपन्न हो गया है, तो इन समीकरणों पर आपसे बात की जा सकती। क्या देखा आपने, क्या महिलाओं की संख्या ज्यादा नजर आई? जी मनोज, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ज्यादातर मतदान केंद्रों पर जो महिला वोटर्स हैं वो बड़ी संख्या पर निकलकर सामने आई थी और इसलिए भी क्योंकि उनका यही कहना था कि जब जो मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान और लगातार उन्होंने प्रदेश की महिलाओं को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए लगातार योजनाएं बनाई और अभी हाल ही में जो लाडली बहना योजना आई थी उसके चलते महिलाओं का मामा के प्रति जो और ज्यादा विश्वास है, क्योंकि वो आर्थिक तौर पर और ज्यादा
मजबूत हुई हैं, तो ऐसे में महिला वोटर्स का जो झुकाव है वो शिवराज सिंह चौहान की तरफ ज्यादा दिखता हुआ नजर आ रहा है। और इस सीट पर अगर ये ज्यादा नहीं कहा, अतिशयोक्ति तो नहीं होगी, लेकिन परिणाम आएंगे तो इसमें महिला वोटर्स की जो संख्या है वो जरूर ज्यादा कही जा सकती है, लेकिन महिला वोटर्स का झुकाव नहीं कहा जा सकता है मनोज जी। यहाँ पर जो पुरुष वोटर्स हैं और जो यूथ वोटर हैं वो भी बड़ी संख्या में अपने अपने घरों से निकले हैं और उन्होंने मतदान किया है, क्योंकि लगातार जो ओवरऑल योजनाएं हैं और प्रदेश के विकास के लिए और खास करके बिल्कुल साक्षी, देखिए जैसा रंजना बता रही है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। विदिशा में जो वोट का प्रतिशत है वो भी मुझे दिखाई दे रहा है, करीब 75% के आसपास जा रहा है, तो बहुत ही अच्छा प्रतिशत है ये और विदिशा का। और जो जिस तरह से मेहनत दोनों ही दलों ने की होगी, चाहे प्रताप भानु शर्मा जी हो कांग्रेस के या शिवराज सिंह चौहान, लेकिन निश्चित रूप से मुझे लगता है ये प्रतिशत 75 के आसपास जा रहा है। पिछली बार 71% रहा था यहाँ विदिशा में, तो उससे तो काफी ज्यादा है। और इस वक्त हमारे साथ गौरव शुक्ला भी जुड़ गए हैं कोरबा से, और राजगढ़ से पीयूष पारे भी जुड़े हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले गौरव शुक्ला का रुख करेंगे कोरबा से। गौरव, अगर देखें तो 70% के आसपास ये काफी अच्छा वोटिंग प्रतिशत इसे माना जाएगा, दोनों ही महिला कैंडिडेट्स हैं। किस तरह के समीकरण आप देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि ये प्रतिशत जो बढ़ा है, लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से वोटिंग हुई है छत्तीसगढ़ में तीनों चरणों में वो काफ़ी चौंकाने वाली है। अभी यदि हम बात करें तो शाम 5 बजे तक कोरबा लोकसभा में 70.05% जो मतदान है वो हुआ था। और मैं इस वक्त कोरबा लोकसभा के भैंसमा मतदान केंद्र में हूँ, जहाँ पर पूरी तरीके से मतदाता जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करके चले गए हैं। लेकिन यदि मैं बात करूँ कोरबा लोकसभा की तो काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान सांसद जो कि कांग्रेस से ज्योत्सना महंत वो मैदान में थी और सरोज पांडे जो है वो बीजेपी से मैदान पर थी, और दोनों के बीच में सीधा मुकाबला था। और मुकाबला ऐसा था कि दोनों ही अपने जीत का दावा करते नजर आ रहे थे। और खास बात यह भी है कि छत्तीसगढ़ में भी इस बार जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने एक निर्णायक भूमिका निभाई थी, ठीक उसी तरीके की निर्णायक भूमिका लोकसभा में भी देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ के 3 चरणों में जो लोकसभा चुनाव होने थे वो तीनों चरणों के लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। 6 बजे का वो वक्त था जब आखिरी चुनाव होना था, मतदान संपन्न हो गया है। और तमाम जो 11 लोकसभा के प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत जो है अब वो स्ट्रांग रूम में कैद हो जाएगी। और 4 जून का वो वक्त होगा ललित जी, जब जो परिणाम आएंगे उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि दोनों राजनीतिक दल जो कि अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं और 11 की 11 सीट में जीत का दावा कर रहे हैं, वो किसके पक्ष में वोटर्स जो थे उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। जी तो बिल्कुल कोरबा से आप ये देख रहे थे तस्वीरें, क्योंकि यहाँ पर 27 प्रत्याशी देखिए मैदान में हैं और बड़ी बात यह है कि दीदी और यहाँ पर भाभी में मुकाबला था। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारे पीयूष पारे सहयोगी जो है इंतजार कर रहे हैं, राजगढ़ सीट पर मौजूद हैं। पीयूष, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास ताजा, और दिन भर में आपने क्या देखा, जनता का मूड क्या रहा, किस ओर जनता का मूड रहा और किसे वोट डाला, क्या कुछ जनता के मुद्दे? देखिए, अगर राजगढ़ संसदीय सीट की हम लोग बात करें तो 5 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं वो 72% का आंकड़ा है, यानी कि ये एक वोटिंग परसेंटेज है जो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में सबसे हाईएस्ट कहीं ना कहीं यहाँ पर जाएगा। 6 बजे तक के आंकड़े अगर आएंगे तो ये 75% तक भी पहुंच सकता है। हालांकि दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे रहे हैं। वोटर्स की हम लोग बात करें तो जिस तरीके का माहौल हमें देखने को मिला है, तो महिलाएं भी खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में बाहर निकल कर आई। हमने राघोगढ़ की तस्वीरें दिखाई, ब्यावरा राजगढ़ की तस्वीरें भी यहाँ पर जो है वो पहुंचाई है। तो तमाम जो महिलाएं थी वो घर से बाहर निकली हैं। अब ये देखना होगा कि क्या ये मोदी मैजिक है या फिर जो लगातार कांग्रेस कह रही है कि एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ है और लगातार दिग्विजय सिंह जिस तरीके से यहाँ पर मेहनत करते हुए नजर आए हैं उसका नतीजा है। लेकिन जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज हाई हुआ है, बीजेपी लगातार यही दावा कर रही है कि पीएम मोदी के भरोसे पर, विश्वास पर एक बार फिर से कहीं ना कहीं यहाँ पर जनता ने मुहर लगाई है। लेकिन 4 जून को परिणाम तय करेंगे। और आपने देखा कि जिस तरीके से हम दिन भर लगातार जिस तरीके की तस्वीरें दिखाते रहे, तो लगातार एक एक बूथ पर भीड़, दिन के वक्त भी गर्मी का मौसम था, बावजूद उसके वोटर्स बाहर निकले। ग्रामीण क्षेत्रों में खासा उत्साह देखा गया है। हालांकि राघोगढ़ और चाचौड़ा में जरूर जो है वो कांग्रेस से कह रही है कि वहां से बड़ी लीड कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में जाएगी। लेकिन दूसरी सीटों की बात करें, राजगढ़, ब्यावरा, आगर मालवा की एक सीट सुसनेर, तो इन तमाम सीटों पर खास तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी को उम्मीदें हैं। अब देखना यह होगा कि जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है
ये आखिर किसके लिए फायदेमंद साबित लेकिन होगा? क्योंकि जंग दिलचस्प पीयूष मेरा एक सवाल था आपसे, आप लगातार फील्ड में बने हुए हैं, लोगों से आपकी मुलाकात भी हुई होगी, आप अलग अलग विधानसभा की बात भी कर रहे थे, बढ़ा हुआ प्रतिशत कहां जाएगा? ये तो ये बात सच है कि 4 तारीख को समझ आएगा, लेकिन जब एक बड़ा चेहरा चुनाव मैदान में होता है, दिग्विजय सिंह जैसा बड़ा चेहरा है, रोडमल नागर के लिए संघ और बाकी लोग निश्चित रूप से काम कर रहे होंगे, संघ का वो गढ़ माना जाता है, क्या दिग्विजय सिंह का मैदान में आना ये भी एक वजह बनेगा बढ़ते हुए प्रतिशत का, लोगों से जब आप बात कर रहे होंगे तो? देखिए बिल्कुल यही कहीं ना कहीं जो है वोटिंग परसेंटेज का जो ट्रेंड है वो दोनों तरफ कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है। एक तरफ दिग्विजय सिंह लगातार मेहनत करते रहे, आज भी हमने देखा अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने जाकर वोटर्स से बातचीत की है, चर्चाएं की है, तो ये कुल मिलाकर जो कांग्रेस का जो है वो यहाँ पर पक्ष यही कह रहा है कि दिग्विजय सिंह की मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाएगी और वोटर्स यहाँ पर दिग्विजय सिंह के लिए कहीं ना कहीं मैदान में बूथ तक पहुंचा भी है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि यहाँ पर पीएम मोदी के जो है वो चेहरे पर ही एक बार फिर से राजगढ़ की जनता भरोसा जताएगी। ये वोटिंग ट्रेंड राजगढ़ में कंफ्यूज जरूर कर रहा है, लेकिन 4 जून को ये तय हो जाएगा कि आखिर राजगढ़ का किला कौन फतह करने में कामयाब हुआ है। जी चलिए, बड़ी बात कह रहे हैं पीयूष, ये कह रहे हैं कि निश्चित रूप से उसका असर तो दिखाई देगा, लेकिन वहां मोदी वर्सेस दिग्विजय सिंह चुनाव दिखाई दिया साक्षी, और इसीलिए चुनाव बड़ा इंटरेस्टेड हो गया। लेकिन कहां जाएगा? सुनील बघेल भी दिख रहे हैं शायद, सुनील जी से बात हो पाएगी? भिंड से जुड़े हुए हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील बघेल जी हमारे साथ जुड़े, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा यहाँ पर, और ब्रेक के बाद तुरंत आएंगे और फिर भिंड का हम रुक करेंगे, सुनील बघेल जी से बात करेंगे और साथ ही हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द आते हैं। कस्टमर से जरूरी क्या है बेटा? अरे पापा, मोदी जी सारे ग्रुप में वोटिंग के लिए मैसेज कर रहा हूँ। बेटा कल छुट्टी है, कस्टमर ज्यादा आएंगे और तुम दुकान से बिल्कुल बाहर मत जाना, समझे? वाह पापा वाह, जिस आदमी ने हमारे लिए अपना घर परिवार सब छोड़ दिया, उसके लिए हम 20 मिनट नहीं ले सकते? ये डिजिटल ना होता तो आज भी रोज सुबह बैंक जाना पड़ता, तब टाइम नहीं लगता। बोलो पापा। बारी बारी चलेंगे वोट डालने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। इस हादसे के आरोपी ये है, और आरोपी को मुजरिम साबित करने के लिए मैं इनके पड़ोसी के घर का सरिया पेश करना चाहता हूँ। संग लगा है तो ये जंग कैसे जीतेंगे? APL अपोलो SGTMT बार, हर महीने में दमदार। DRDO ने 1 मई को उड़ीसा की डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर स्मार्ट मिसाइल सिस्टम की सफल टेस्टिंग की। इसे ग्राउंड मोबाइल लॉन्चर की मदद से लॉन्च किया गया। DRDO ने बताया कि ये सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज टॉर्पेडो सिस्टम यानी स्मार्ट इंडियन नेवी के लिए तैयार किया गया है। आइए जानते हैं स्मार्ट के फायदे। एंटी सबमरीन वॉर कैपेसिटी बढ़ेगी, चीनी पनडुब्बियों पर नजर रखेगी, नौसेना की क्षमता को बढ़ाएगा स्मार्ट, नौसेना की टॉर्पेडो रेंज बढ़ाने में मदद। स्मार्ट की सफल टेस्टिंग पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इस सिस्टम के विकास से हमारी नौसेना की ताकत और बढ़ेगी। देश में चुनावी त्योहार शुरू हो चुका है। देश के कई हिस्सों में जल्द ही मतदाता अपना मत डालेंगे। वहीं वोट करने के दौरान एक सवाल जो अक्सर मतदाता के मन में उठता है कि आखिर उसका वोट कितना सुरक्षित है। इसी शंका की पुष्टि के लिए चुनाव अधिकारी वोटर की उंगली पर वोट देने के साथ ही नीले रंग की स्याही लगा देते हैं। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके मन में ये सवाल उठता होगा कि आखिर ये स्याही आसानी से निकलती क्यों नहीं है, कहां बनती है ये स्याही? ये स्याही दक्षिण भारत की एक कंपनी में बनाई जाती है। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं शरद द्विवेदी, मेरी सहयोगी साक्षी मुस्तैद हैं और मेरे साथ मनोज सैनी जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स लगातार बने हुए हैं, और जो मेरे साथी गण मुस्तैद हैं उनमें सुनील एग्जीक्यूटिव एडिटर भिंड से मौजूद हैं, सुनील सिंह बघेल जी, उनका बहुत स्वागत करता हूं मैं। साथ में सब अपने मोबाइल में व्यस्त हैं, आंकड़े देख रहे हैं लगातार, और गुना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सूरज शर्मा, और ग्वालियर से उमेश पारा सर जी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सूरज मुस्तैद हैं सबसे पहले। सुनील जी इस समय कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम में है शायद, अगर जुड़ गए हैं, पीछे देखा उन्होंने, उसके बाद सामने देखेंगे जी। चलिए
सूरज, सबसे पहले क्या अपडेट है आपके पास, ये बताइए, फिर मैं सुनील सिंह बघेल जी की तरफ चलूंगा। जी बिल्कुल सूरज जी, यदि गुना सीट की बात करें तो करीब 5 बजे तक 69% वोटिंग यहां पर हो चुकी है और माना जा रहा है अभी 1 घंटे का रिजल्ट जो है 6 बजे के बाद फाइनल जब आंकड़े आएंगे तो इसको माना जा सकता है कि 70-75% बढ़ सकता है, क्योंकि हमने देखा 2019 की यदि बात करें तो करीब 70.02% मतदान रहा था, जिसमें 1,24,000 का हार जीत का अंतर था। करीब 18 लाख मतदाता हैं 8 विधानसभाओं के। तो दिन भर से जिस तरीके से यहाँ पर वोटिंग परसेंट बढ़ा है, उसको लेकर प्रशासन के साथ साथ सामाजिक संगठनों ने भी प्रयास किया है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित किया है और यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि अब तक दूसरे नंबर पर यदि राजगढ़ के बाद बात करें तो मध्य प्रदेश में दूसरी लोकसभा होगी जिसमें अभी तक का वोटिंग प्रतिशत ज्यादा रहा है और अगले जो 1 घंटे बाद फाइनल आंकड़े आएंगे वो शायद 70 से 75% तक बढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि जिस तरीके से लोगों को जागरूक किया गया और घर से बाहर लेकर आए और हल्की धूप थी उसके बावजूद भी लोग घर से निकलकर बाहर आए और अभी तक लगभग 6 बज चुके हैं। लगभग अब जो यदि बात करें तो कुछ ही लोग बचे हैं जो अंदर वोट करने पहुंचे हैं, लेकिन ये माना जाए कि 10 से 15 मिनट बाद तमाम जो मतदान केंद्र है वहां पर शून्यता देखी जाएगी, यानी कि वोट जो मतदान है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम देख रहे हैं गुना सीट की बात करें तो ये वो सीट है जो सिंधिया राजघराने के पास 3 बिल्कुल सूरज, बिल्कुल चौथा बार वहां से अलग अलग लोग सांसद रहे। और ये फिगर्स जो हैं ये बता रहे हैं कि पिछले बार के आसपास या उससे कुछ अधिक ऐसा भी एक बम्पर उछाल की तरफ भी संकेत करते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि 60% था 2014 में और 70.02% था 2019 में। तो इस बार ये 75% तक जा सकता है, तब तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो उसके आसपास रहने की संभावना भी बन सकती है। चलिए मैं चलूंगा सीधे सुनील सिंह बघेल जी की तरफ। सुनील जी, भिंड हमेशा से लो टर्नआउट के लिए पहचाना जाता है और अभी तक की हम बात करें 2019 के आंकड़े थे 54.48। अभी आपको क्या स्थिति दिख रही है और आपका जो अनुभव है, एक बड़ा अनुभव है, वो क्या बता रहा है? क्या हम 54% के आसपास सिमट जाएंगे इस बार भी, या कम या ज्यादा, क्या दिख रहा है आपको? मुश्किल लगता है शरद जी की 54% के आंकड़े को पार कर पाएं, क्योंकि एक तरह की निराशा दिख रही थी लोगों में, एक तरह का सुस्त थे और दूसरा मौसम भी मैं आपको बता दूं कि 41 से 42 डिग्री के बीच में रहा तापमान, तो वो भी एक बड़ा कार्यक्रम रहा। दूसरा सुरक्षित सीट होने के कारण एक नेताओं का एक बड़ा तबका निष्क्रिय रहा और सबसे बड़ी बात कि जो फूल सिंह बरैया हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, भाजपा की प्रत्याशी संध्या राय तो घूमती रही पूरे क्षेत्र में, लेकिन फूल सिंह बरैया ने ग्वालियर में अपना वोट डाला, दतिया डाल करके वो वहीं तक सीमित रहे और वो भिंड क्षेत्र में नहीं आए। इसका फायदा भाजपाइयों ने उठाया और उन्होंने इस बात की जम के अफवाह फैली कि इनका आपस में कोई पेचअप हो चुका है और कई जगहों पर जो बूथ कर्मी है वो भी ऐसा बात आ रही थी कि दोनों एक ही पार्टी के हैं। जी कमाल है, ये आप बड़ी रोचक जानकारी दे रहे हैं सुनील, और काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन की तरफ भी आप इशारा कर रहे हैं। लेकिन जहाँ सुनील खड़े हैं वो पीछे वही दिखाई दे रहा है, पूरा बीहड़ की तरफ। लेकिन ये हरा भरा बीहड़ दिख रहा है सुनील जी के पीछे, और निश्चित तौर पर ग्वालियर चंबल का ये इलाका अपने अलग मिजाज और तेवर के लिए पहचाना जाता है। बहुत धन्यवाद सुनील जी। उमेश पाराशर जी हमारे साथ हैं ग्वालियर से। उमेश, क्या कह रहा है ग्वालियर भी लो टर्नआउट का इलाका है, पिछली बार 60 के आसपास पहुंच गया था, इस बार क्या लगता है आपको? हाँ देखिए सरद जी, बिल्कुल जिस तरह से पहले हमने देखा था कि 2019 में यहाँ पर 59% कुछ पॉइंट जो है मतदान हुआ था, लेकिन इस बार जो है मतदाता घर से निकले हैं और अभी अगर 5 बजे की अगर बात की जाए तो 58% यहाँ पर मतदान हो चुका है और अभी संभावना यही जताई जा रही है कि 65% से अधिक मतदान यहाँ पर जब पूरा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा उसके बाद 65% से अधिक हो जाएगा। यानी जो है तमाम जागरूकता अभियान जो सरकार के द्वारा चलाए गए थे उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। हालांकि जो है मौसम में काफी गर्मी थी, तकरीबन 42 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर था, बावजूद इसके जो मतदाता हैं उनका उत्साह कहीं ना कहीं नजर आया और यही वजह है कि यहाँ पर जो
जो है इस तरह का जो परिणाम है वो देखा गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस जगह सर मैं खड़ा हूं वहां पर अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वोट अपना करके गए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो या तो कम वोटिंग या ज्यादा वोटिंग से कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बादल छटेंगे, सूर्य निकलेगा और कमल खिलेगा। यानी साफ तौर पर उनका इशारा है कि जो भी मध्य प्रदेश में और जो देश में जितनी भी सीटें हैं भाजपा लेकर ज्यादा से ज्यादा सीटें आ रही है और यही वजह है कि उन्होंने सबको शुभकामनाएं भी दी। इस मतदान केंद्र पर वो अपना वोट डालकर और सीधे यहाँ से रवाना हो गए। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि अधिक से अधिक जो मतदान हुआ है वो कहीं ना कहीं भाजपा के फेवर में जाता हुआ लग रहा है। जिस तरह से समीकरण लग रहे थे कि सुबह 2 घंटे में लगभग 11% मतदान हुआ था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे जो मतदाता हैं वो घर से बाहर निकले और अब स्थिति ये है कि 65% से अधिक मतदान होने की संभावना है और यही भाजपा के प्रत्याशी हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से ज्यादा जो मतदान हुआ है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में, यानी वो अपनी जीत का भी दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखना होगा कि जनता ने किसको आशीर्वाद दिया है, या तो 4 जून को ही स्पष्ट हो पाएगा। शरद जी बिल्कुल बने रहिए आप हमारे साथ। लेकिन अधिक वोट यानी बीजेपी का दावा कि ये फायदा उनको मिलने की तरफ हो सकता है। चलिए एक बार फिर हम आपको अपडेट दे दें कि मध्य प्रदेश में दिग्गजों के गढ़ में 5 बजे तक बम्पर वोटिंग हुई है। राजगढ़, विदिशा और गुना में टूट सकता है वोटिंग का रिकॉर्ड। राजगढ़, विदिशा और गुना में अब तक यानी जितनी 9 सीटें हैं उनमें सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। दिग्विजय जी के गढ़ राजगढ़ में 72% से ज्यादा मतदान हुआ है। शिवराज जी के विदिशा में 70% से ज्यादा मतदान और सिंधिया के गढ़ गुना में 69% के करीब मतदान हुआ है। तो बिल्कुल ये 5 बजे तक का आपको आंकड़ा बता रहे हैं और तीनों ही ये सीटें महत्वपूर्ण हैं, चाहे बात कर ले राजगढ़ की या बात कर ले विदिशा की या फिर गुना की। और इन 3 सीटों में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है तो यहाँ पर राजगढ़ में हुई है और हमारे सहयोगी लगातार चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। 9 सीटों पर हर जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। बैतूल से हमारे साथ निशांत बिसेन भी जुड़े हुए हैं और ग्वालियर से हमारे साथ उमेश पारस सर भी जुड़े हुए हैं। और चलिए रुक करेंगे निशांत का। निशांत, बैतूल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। 33 साल से बीजेपी जीतती आ रही है। कांग्रेस ने नए प्रयोग भी किए। हालांकि बीजेपी हर साल ही यहाँ पर नया प्रयोग करती है, लेकिन बीजेपी के पास ही जीत जाती है। इस बार क्या जनता की मूड रहे और वोटिंग प्रतिशत क्या कुछ इशारा करता हुआ नजर आ रहा है बैतूल से? जी बिल्कुल, पिछली बार लगभग 3.5 लाख वोटों से ज्यादा अंतर से बीजेपी यहां जीती थी। बीजेपी का दावा है कि जो शानदार वोटर्स टर्नआउट सामने आ रहा है वो एक बार फिर उससे फेवर करेगा और वो जीत का मार्जिन इस बार और बढ़ाने जाएगी। हो सकता है थोड़ा व्यवधान यहाँ पर आपको मेरी आवाज में हो रहा हो क्योंकि मैं मुल्ताई से बैतूल के बीच में हूँ और आपको जानकारी दे रहा हूँ। 5 बजे तक के जो फिगर आ रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं जया कि 75% से ज्यादा वोटिंग होगी। सिर्फ बैतूल जिले की ही अगर हम बात करें तो मुल्ताई, आमला, बैतूल, घोड़ा डोंगरी और भैंसदेही में बहुत अच्छी वोटिंग हुई है। इसके अलावा हरदा और खंडवा यानी कि हरसूद से भी ठीक ठाक वोटिंग परसेंटेज की बात सामने आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अनुमान इशारा कर रहे हैं कि 75% के ऊपर ये टर्नआउट जाएगा और बीजेपी इसको लेकर खासी उत्साहित है। अब वोटिंग खत्म हो चुकी है तो यहाँ पर ये कहना इसमें बहुत संकोच नहीं होगा कि बीजेपी एग्रेसिव दिखी और आज वोटिंग के दौरान भी उसके कार्यकर्ता बेहतर तरीके से मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक लाते हुए भी दिखाई दिए। कांग्रेस प्रत्याशी युवा हैं, पिछली बार भी उन्हें पार्टी ने टिकट दिया था। रामू टेकाम एक बार फिर वो मैदान में हैं, लेकिन एक तरीके से आखिरी दंगल में वो थोड़े अकेले पड़ते दिखाई दिए और बीजेपी पूरी जो उसकी हमेशा ही जो स्ट्रेटेजी होती है, पूरा टीम वर्क और बहुत ही कलेक्टिव एफर्ट होता है, तो वो उसके साथ ही सामने आई। जी बिल्कुल निशांत, अपनी नजर बनाकर रखिए। तो देखिए शरद जी, बैतूल महत्वपूर्ण सीट है। 46% यहाँ पर आदिवासी वोटर्स भी हैं। महत्वपूर्ण सीट हो जाती है, लेकिन कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं चुनौती है क्योंकि लंबे समय से बीजेपी जीतती आ रही है। मैं देख रहा हूँ साक्षी की 2019 में 78.20% वोटिंग थी, तो बैतूल शायद इससे क्या पिछड़ेगा? अभी ये सवाल अभी है। जितनी सीटों पर सर जी चुनाव दिखाई दे रहा है, 9 सीटों पर, उसमें सर्वाधिक वोट जो हुई थी वो बैतूल में हुई थी। 78.20। तो मुझे लग रहा है वो उसके नजदीक पहुंच जाएगा। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। चलिए ग्वालियर एक बार फिर चलते हैं। ग्वालियर क्योंकि 52.57 2014 और 59.78
उमेश, क्या बीजेपी जिस तरह से मानती है कि हैवी, हालांकि इसका राजनीतिक पंडित जब भी समीक्षा करते हैं तो अधिक वोट या कम वोट, किसी को फायदा नुकसान, ऐसी किसी थ्योरी को खारिज किया जाता है, लेकिन बीजेपी में बड़ा कॉमन परसेप्शन रहता है और ये माना जाता है कि अधिक वोटिंग यानी बीजेपी को फायदा। बीजेपी ने जिस तरह से तीसरे चरण में जोर लगाया है और ऐसा दिख रहा है कि बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता मतदाता को निकालने में कामयाब हुए हैं, ऐसा दिख रहा है जिस तरह के इंडिकेशंस अभी हैं हमारे पास। तो ग्वालियर में भी एक अच्छी लड़ाई मानी जा रही है, वहां भारत सिंह कुशवाहा और प्रवीण पाठक के बीच ये जो युद्ध है, चुनावी युद्ध की बात कर रहा हूं मैं, इसमें क्या आपने भी कुछ देर पहले ये कहा था कि माना ये जा रहा है कि बीजेपी अपने वोटर्स को निकालने में कामयाब रही, क्या इसके पक्ष में कुछ और आपके पास दलीलें हैं? कुछ और आपने इस तरह की थ्योरी सुनी बीजेपी के सीनियर लीडर से? जी बिल्कुल, देखिए शरद जी, जिस तरह से हमने देखा कि प्रथम और द्वितीय चरण में जो कहीं ना कहीं मतदान का जो प्रतिशत है वो कम रहा था, और इसमें सबसे खास बात ये भी निकल के आई थी कि महिलाओं ने वोट कम किए थे, यानी महिलाओं का जो रेशो है वो मतदान में कहीं ना कहीं कम रहा, उनकी भागीदारी कम रही। लेकिन उसके बाद जैसे ही ग्वालियर चंबल का नंबर आता है, ग्वालियर चंबल की जो 4 लोकसभा सीटें हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, और पूरे मध्य प्रदेश में जो है हाई प्रोफाइल जो सीट है गुना की, उसकी चर्चा भी लगातार हो रही है। और इसको लेकर अब मतदान को लेकर तमाम जो है बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने जगह जगह मीटिंग्स की, महिलाओं को आगे लाए, समाज सेवियों को आगे लाए, व्यापारियों से भी बातचीत की, और व्यापारियों ने भी साफ तौर पर इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने लकी ड्रॉ निकाला, होटल्स में खाने की जो सामान है उनमें कहीं ना कहीं छूट दी गई थी। यही वजह है कि जो मतदाता है वो भी बड़ी संख्या में, चूंकि गर्मी बहुत है लेकिन बावजूद इसके भी इसका गर्मी का आज मतदान में कोई असर देखने को नहीं मिला, और बड़ी संख्या में जो मतदाता है वो अलग अलग मतदान केंद्रों पर पहुंचे। हालांकि कहीं ईवीएम की गड़बड़ी से थोड़ी समय जरूर लगा, लेकिन जो लेकिन जो मतदान हुआ है वो बम्पर मतदान हुआ है, और इसके लिए जो रणनीति है वो भी बीजेपी के बड़े लीडरों ने तमाम बैठकों के माध्यम से रणनीति भी तैयार की गई, और उसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। चलिए, द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय मुरैना से, और सागर से मनीष सोनी। दीपक, क्या अपडेट है आपके पास, क्या बोल रहा है मुरैना? फिर मैं चलूंगा सागर, उमेश भी लगातार बने हैं, मनीष तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। जी दीपक। शरद जी, यदि मुरैना के पॉलिटिकल इक्वेशन की बात करें तो अभी ये कह नहीं सकते कि इस बार किसका परचम रहेगा। हालांकि हमेशा यह 1996 से लेकर अभी तक बीजेपी का गढ़ रहा है। बड़े बड़े दिग्गज इस बेल्ट से निकले हैं, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर का नाम ले ले, अनूप मिश्रा का नाम ले ले, पर इस बार यह तय नहीं हो पा रहा है क्योंकि बड़ी कांटे की टक्कर रही है। कांग्रेस लाखों वोटों से जीतने के अपना दावा कर रही है, बीजेपी भी ऐसे ही दावा करते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा बहुजन वह भी ऐसी ही नजर आ रही है शरद जी। तो लगातार यदि हम बात कहें तो यहाँ पर इक्वेशन पॉलिटिकल समझने में बड़ी अब दिमाग लगाना पड़ रहा है कि आखिरकार कौन इस बार यहाँ पर बाजी मारकर ले जाएगा। और इसके अलावा यदि हम मतदान प्रतिशत की बात करें तो हालांकि इस बार हल्का गिरने की जरूर 3 से 4% हो सकता है कि मुरैना में मतदान प्रतिशत इस बार गिर सकता है। 61 से 62% होने की संभावना है। अभी यदि 5 बजे तक के आंकड़े की बात करें तो करीब 54% तक का मतदान यहाँ पर हुआ है। तो मुरैना में मतदान की भी इस बार धूप ज्यादा है। क्या कारण रहे हैं ये भी, क्योंकि अलग अलग छुटपुट घटनाएं भी 2019 के मुताबिक इस बार ज्यादा देखने को मिली है। अलग अलग विधानसभाओं में हिंसक घटनाएं भी यहां पर देखने को मिली है, जिसके कारण हो सकता है कि वोटर प्रभावित हुए हैं और कुछ बूथ कैप्चरिंग के भी जो कोशिश की गई है इससे भी वोटर प्रभावित हुए हैं। तो यह अलग अलग जो मुरैना की इक्वेशन है, अब पूरी तरीके से जो मतदान केंद्र है उन्हें बंद कर दिया गया है। जो लोग अंदर थोड़े बहुत बचे हुए हैं वोटिंग करते हुए शरद जी नजर आ रहे हैं, और वो भी अब धीरे धीरे गंतव्य को रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। और जो मतदान पेटियों को लेकर जो बस है वो भी यहाँ पहुंच चुकी है। तो पूरी तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं कर ली गई है, और अब ये सीधे सब पेटियां जो यहाँ का पॉलिटेक्निक कॉलेज वहाँ पर रवाना होंगी। जी शरद जी, बिल्कुल बढ़िया अपडेट दिया आपने, बिल्कुल अप टू डेट अपडेट है। दीपक जी आपका बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ। मनीष तिवारी क्या अपडेट लेकर मौजूद है हमारे सामने? सागर भी एक बीच में तो जरूर ये था कि बीजेपी का एज है, लेकिन बाद में ये माना गया कि लड़ाई वहां भी अच्छी है। जी मनीष। जी शरद जी, जैसा कि आप बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि जो लड़ाई है वो टक्कर, क्योंकि जो गुड्डू राजा बुंदेला हैं काफी उन्होंने कोशिश की, उन्होंने समय कम था तो हेलीकॉप्टर से भी प्रचार किया, जो भी आकर्षण का विषय रहा। हालांकि अंतिम क्षणों में जो
परिदृश्य रहे, जो बीना की विधायक थी वो बीजेपी में शामिल हो गई, तो उससे भी खासा प्रभाव पड़ा। वहीं अभी जो वोटिंग परसेंट की बात करें तो करीब 65.70% वोटिंग अभी 5 बजे तक का हो गया है, तो वोटिंग प्रतिशत भी अच्छा रहा है कुल मिला के। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि पलड़ा किसका भारी रहता है। हालांकि बीजेपी के जो लोग हैं उनका दावा यह है कि ये जीत हार की लड़ाई नहीं, केवल ये जो मार्जिन है, ज्यादा मार्जिन के लिए हम लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस अभी भी दावा कर रही है कि हम भी जीत रहे हैं। तो ये तो जब परिणाम सामने आएंगे तब ये समझ में आएगा कि ये किसकी बात में सत्यता रही है। हालांकि जो ओवरऑल मतदान है वो अच्छा रहा, महिला हो चाहे पुरुष हो, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और वोटिंग परसेंटेज भी जो पिछली 2019 का परसेंटेज बताएं तो करीब 65% मतदान हुआ था, तो लगभग 65 के आसपास ही इस बार भी मतदान प्रतिशत ओवरऑल रहेगा। शरद जी बिल्कुल, बहुत तो आप कह सकते हैं कि एक और लोकसभा सीट में सिनेरियो बदलने की कोशिश हुई है। इस बार ये भी बड़ी दिलचस्प बात रही है कि कुछ जगह बीच में, कुछ जगह शुरू से और कुछ जगह आप कह सकते हैं कि लगभग मुकाबले जैसी स्थितियां बनी हैं। हालांकि ऐसी सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने अपने सीमित रिसोर्सेज के बाद भी मनोज टक्कर देने की प्रत्याशी अच्छे दिए, उसने प्रत्याशी अच्छे दिए। हालांकि इंदौर जैसी जगह भी रही जहां ये बात उठी। चलिए एक बड़ी खबर जी बिल्कुल, और उम्मीद अब ये भी है कि जिस तरह से आश्वासन दिया गया है वो उनकी जरूरतें भी पूरी हो, जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने ये बहिष्कार किया था। और चलिए आगे बढ़ते हैं, राजगढ़ से भी कुछ अहम तस्वीरें दिखाते हैं। दिग्विजय सिंह ने यहाँ पर शिकायत दर्ज कराई है। मतदान केंद्र की मशीन को उन्होंने गड़बड़ बताया है, जिसके बाद शिकायत दर्ज कराई गई। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बयान भी सामने आया है, जो कि प्रत्याशी हैं राजगढ़ सीट से। लेकिन अब देखिए, चुनाव वाले दिन, मतदान वाले दिन उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है और मतदान केंद्र की मशीन को गड़बड़ बता दिया है। कांग्रेस नेताओं को थाने में भी बिठाया गया, ये भी उन्होंने कहा। पुलिस पर पक्षपात का आरोप भी लगाया है। तो देखिए शरद जी, ईवीएम पर भी सवाल उठाया और इसके ठीक बाद पुलिस पर भी पक्षपात किया है। लेकिन उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लेते हैं। जो ऑब्जर्वर आए इलेक्शन कमीशन वे हमारे साथ न्याय करेंगे, लेकिन पंकज यादव जिस पर कोई ऐसा प्रकरण नहीं है उसको थाने में बिठा लिया गया, जबकि उससे ज्यादा संगीन अपराध के भाजपा के नेता बाहर घूम रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, पोलिंग बूथ नंबर 24 चाचौड़ा में वोट डले 11 और मशीन बता रही है 50। नंबर 3, 100 मीटर के अंदर भाजपा के लोगों को प्रचार करने की इजाजत दी जा रही है पुलिस द्वारा और हमको सबको डंडे मार के 100 मीटर के बाहर भगाया जा रहा है। इन सब बातों की हमने शिकायत की है। मुझे उम्मीद है माननीय चुनाव आयोग इसको संज्ञान में लेंगे। दिग्विजय सिंह नाराज भी नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं के विरुद्ध कथित रूप से, ऐसा आरोप है उनका, मनमाने तरीके से कार्रवाई की गई, दबाव डाला गया और इनको थाने में बिठाया गया। ईवीएम को लेकर एकमात्र ऐसे नेता है दिग्विजय सिंह जो लगातार सवाल उठाते रहे और लगातार अभी भी चुनाव संपन्न होते होते फिर ईवीएम पर वो आ गए। जी चलिए, पीयूष पारे हमारे साथी स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जुड़ रहे हैं। पीयूष, क्या अपडेट है? दिग्विजय सिंह जी काफी अनॉयड, काफी गुस्से में, नाराज भी नजर आए जी। बिल्कुल शरद जी, दिग्विजय सिंह का आज जो चुनाव का अंदाज था वो अपने ही तरीके का था। हमने देखा कि पहले वो जो है वो पचौर पहुंचे, वहां पर थाने पर उन्होंने बैठकर विरोध दर्ज करवाया कि यहाँ पर जो है वो छेड़छाड़ की जा रही है मशीनों के साथ में। ईवीएम पे पूरी तरह से मुखर रहे। जिस तरह से दिन में हमने उनसे चर्चा भी की थी, उस दौरान भी दिग्विजय सिंह पूरी तरीके से कहीं न कहीं आक्रामक मूड में नजर आए और वजह भी साफ है। लंबे समय बाद राजगढ़ की राजनीति में बतौर जो है वो सांसद प्रत्याशी के रूप में मैदान में है, तो उनका अंदाज पूरे चुनाव में भी कहीं न कहीं इसी तरह से चर्चाओं में रहा और आज वोटिंग वाले दिन यानी मतदान के दिन भी उसी आक्रामकता के साथ में दिग्विजय सिंह नजर आए हैं। हालांकि एक चीज शरद जी बहुत महत्वपूर्ण है, वोटिंग परसेंटेज 72%। 5 बजे तक मुझे लगता है कि 75% ये मतदान का आंकड़ा जाना चाहिए राजगढ़ संसदीय सीट पर। ये आंकड़ा बहुत चीजों को कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो सवालों को भी जन्म दे रहा है और यही कहे कि कंफ्यूजन में है बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि मोदी के नाम पर लोग बाहर निकले, वोटर्स ने कहीं ना कहीं मोदी के नाम पर मुहर लगाई है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि दिग्विजय सिंह के आने से कहीं ना कहीं चुनाव का माहौल बदला है। अब ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है ये किसे बेनिफिट देगा ये 4 जून को तय होगा। लेकिन जिस तरीके का आंकड़ा है, जिला प्रशासन तो खुश है, लेकिन ये खुशी अब किसके पाले में जाएगी ये 4 जून को तय हो जाएगा। लेकिन दिलचस्प मुकाबला है
और जैसा हम ये कह रहे थे कि राजगढ़ का मुकाबला रोडमल नागर जी तो मैदान में थे ही, लेकिन दिग्विजय सिंह वर्सेस पीएम मोदी का जरूर दिखाई दिया, क्योंकि हमने देखा अमित शाह जैसे बड़े नेता भी यहाँ पर पूरे चुनाव के दौरान दिग्विजय सिंह पर किस तरह से हमलावर भी रहे थे। लेकिन पीएम मोदी वर्सेस दिग्विजय सिंह का यह चुनाव मुझे लगता है कि राजगढ़ संसदीय सीट के इर्द गिर्द कहीं न कहीं घूमते हुए नजर आया, और आज वोटिंग के दिन भी इसी तरीके की तस्वीर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में देखने को मिली है। जी। बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है आपका और बिल्कुल सही दिशा है आपकी पीयूष की ये चुनाव वहां बिल्कुल सही कहा आपने कि वो केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी वर्सेस दिग्विजय सिंह रहा, प्रधानमंत्री वर्सेस दिग्विजय सिंह रहा, और यही वजह थी कि आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले जैसे बहुत ही स्ट्रांग अटैक के साथ सामने आए थे अगर हम बात करें अमित शाह जी की। बहुत शुक्रिया आप